वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो दिस थ्योरी पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। दिस इज लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये भी फिलोसफी बेस्ड टॉपिक है। थोड़ा बोरिंग है लेकिन बेयर विद मी, मैं इसको ट्राई करूंगा कि मैं इसको एक अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकूँ। इसके बाद जो है वो मेरी केस स्टडीज़ आएंगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज़ जो है वो 50% पार्ट होती है पेपर का। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे मार्क्स हैं 175 आउट ऑफ 250 एथिक्स में। आई आई थिंक इट्स 175 और इट्स 1, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इतने मार्क्स जो हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि आई हैव बीन हेल्प बाय केस स्टडीज़। सो मेरी अप्रोच क्या थी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की, दैट आई डिस्कस विद यू। जो मैंने चीज़ें पढ़ी, जो मैंने चीज़ें ना समझी, वैसे मैंने आपको समझाई, तो मुझे लगा जो इसके पहले 9 जो लेक्चर होंगे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर नंबर 10। सबसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस होगी हमारी गवर्नमेंट का रूल, इसका रूल जो है गवर्न करने का, दैट इज गवर्नेंस। और प्रॉपर्टी होगी गुड, कि कितना अच्छा है। तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। कंसेप्ट है क्या? इट्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है दे एक्सटेंड क्या करते हैं, सर्विसेज विद द एम ऑफ एडवांसिंग ग्रेटर पब्लिक गुड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर वेलफेयर या ग्रेटर गुड, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस। इट इज लिंक्ड विद सोशल एग्रीमेंट। ये काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट है क्योंकि इसमें एक साइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो दूसरी साइड सोसाइटी है या पब्लिक है। ठीक है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स आते हैं रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ। पब्लिक सर्विस ऑफिस द मोस्ट कॉमन इंटरफेस बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। देयर फंक्शनिंग शेप्स पीपल सेंस ऑफ ट्रस्ट इन एंड एक्सेप्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। वो ट्रस्ट एक डेवलप करते हैं इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद इट पब्लिक सर्विसेज नीडेड टू बी डिलीवर्ड विद ऑनेस्टी। अब क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, पर्टिकुलर टू द नीड्स ऑफ मोस्ट वनरेबल। रिस्पॉन्सिवनेस जैसे कोई अगर डिजास्टर होता है तो कितनी फास्ट हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखें तो जो हमारी पब्लिक सर्विस है ये दो चीज़ें कैटर करती है, एक तो लीगल और दूसरा मॉरल एप्लीकेशन है इसकी कुछ। लीगल में आ गया लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, हमारा डिसिप्लिन, that must be provided in a transparent, efficient, and time-bound manner. Delivering effective public services needs multi-level transformation, such as changing the way public sector organizations think and act, how they view their roles. तो इसमें इतना ही बोला गया कि गवर्नमेंट को, क्योंकि इट्स अ मल्टी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए गवर्नमेंट की एजेंसीज को भी उसी तरीके से काम करना चाहिए। अब है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द पब्लिक सर्विस। सबसे पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक साइड गवर्नमेंट है, एक साइड पब्लिक है। ये मैंने आपको बोला, पब्लिक ने अपने कुछ राइट्स और कुछ रिसोर्सेज वो गवर्नमेंट के हवाले किए हैं इन रिटर्न फॉर बेसिक सर्विसेज। तो इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पुलिस को दिया है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को वो संभालेंगे इन टर्म्स ऑफ उनको क्या चाहिए, बेसिक प्रोटेक्शन, दे नीड प्रोटेक्शन। सो सच काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज स्पिरिचुअलिटी। इज मीन्स कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनमें एक ऐसी भावना, ताकि वो जो काम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस, उनको बोले दिस इज टुवर्ड्स अटेनिंग सैल्वेशन। पब्लिक सर्विस को वो एज अ सैल्वेशन की तरह भी ले सकते हैं। उसके बाद गिविंग बैक। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट पब्लिक सर्विस इज द ड्यूटी ऑफ दोज हु हैव एनरिच्ड देमसेल्व्स यूजिंग पब्लिक रिसोर्सेज, सॉरी, सो दैट अ स्टेबल एंड हैप्पी सोसाइटी इज अचीव्ड। सो इट इज ऑल्सो द गिविंग बैक, कि जिन लोगों ने बहुत ही जो अच्छी जगहों पे हैं, जिनका बड़ा अच्छा स्टेचर है, उन्होंने काफी रिसोर्सेज से चीजें बनाई हैं, तो उनको गिविंग बैक भी करनी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ दोज हु आर कैपेबल टू सर्व दोज हु आर इन नीड। दिस इज द व्यू हेल्ड बाय रिच पीपल लाइक बिल गेट्स, नारायण मूर्ति एक्स्ट्रा। देन द स्पिरिट ऑफ सर्विस, जो इनर सेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इनर सेंस। इनर सेंस जो आपको आती है कि हमें पब्लिक गुड के लिए कुछ करना है। पब्लिक सर्विस इज आल्सो व्यूड एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मोरालिटी व्हिच मोटिवेट्स पब्लिक सर्वेंट्स टुवर्ड्स वर्किंग फॉर अदर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईएएस इस मोटिवेशन चाहते हैं या कोई केएएस इस मोटिवेशन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ सर्विस भी रहता है। जो लोग केपीएस में जाते हैं दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट, जो लोग आर्मी में जाते हैं दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट, जो कि अदर्स की जो प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। फिर है फीचर्स क्या है इसके, मतलब जो हमारी पब्लिक सर्विस के क्या क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास एक मोनोपोली है लैंड को लेके, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके और जुडिशरी को लेके। ओके, एंड इट इज प्रोवाइडेड। तो ये तीनों चीज़ें पब्लिक चाहती है कि इनमें जो उनको बेसिक सर्विसेज मिले वो अटमोस्ट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, सर्टन पब्लिक सर्विस आर वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, जैसे पानी, ट्रांसपोर्ट, फूड। तो ये भी इसका फीचर है। These services involve output that are hard to attribute to a specific individual effort. ये गवर्नमेंट का काम है, किसी एक बंदे का काम नहीं है। इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, सोशल ऑर्डर होता है, ठीक है, एंड इट आल्सो प्रोवाइड अस अ लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीवन हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास एक्ट्स रहते हैं, बिल्स जो आते हैं, इट इज ऑल दैट। ओके, नो पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। पैट्रोटिज्म एंड अपहोल्डिंग नेशनल प्राइड, अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, केयर, डिलीजेंस, कर्टेसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, कंपैशन, ओके, सेल्फलेसनेस एंड ऑल दैट, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, ठीक है,
Okay, then a discharge official duty with competence and accountability without discrimination and in accordance with the law. These are all ये सेम है क्वालिटीज, जो नो लैंड की क्वालिटीज हैं वही सारी आपने इसमें लिख देनी है. ओके, नाउ कंसर्न्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं. एथिकल कंसर्न्स इन पब्लिक सर्विसेज. सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. आप आईएएस लग गए, ठीक है, आप सीएम बन गए, ओह दिस इज एग्जीक्यूटिव, बट आप आईएएस बन गए, आप केएस बन गए, एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. तो है उनकी अपनी, जैसे कई बार इन लोगों की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है ना डिसीजन लेने में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू एक्ट इन पब्लिक गुड. करप्शन ये एक इशू बहुत बड़ा है. नेपोटिज्म, अपने ही परिवार के लोगों को लाना. फॉर एग्जांपल जैसे अभी भी हमने काफ़ी आर्टिकल्स देखे हैं अबाउट द जुडिशरी की, उसमें जो कोलिजियम सिस्टम है दैट इज़ नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, जो उसको जैसा काम करना चाहिए. दिस क्रोनी कैपिटलिज्म, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था. एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी एंड ओपेसिटी, इसको भी कई बार जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस चीज़ का हवाला दे के भी वो पब्लिक के फेवर में इंफॉर्मेशन पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देते, सो वो इसका भी यूज़ करते हैं. तो दिस आर सम ऑफ द कंसर्न. इंफॉर्मेशन लीक्स, जैसे हमारी एजेंसीज हैं उनमें से जो हमारे स्पाइज हैं वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो एथिकल कंसर्न. पॉलिसी डिलेमास, पता कुछ होता नहीं है लेकिन पॉलिसीज अपने एसी रूम में बैठ के टेबल्स पे बैठ के फ्रेम कर देना, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू, क्योंकि ऐसी पॉलिसी कभी भी पब्लिक गुड नहीं कर सकती. इन एफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस, ओवर द ईयर्स काम नहीं करना और इन एफिशिएंसी हो जाना. सेल्फ एग्रेडाइजिंग, खुद का सोचना बस. सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस मतलब कोई भी काम करना उसमें अपना हमेशा देखना. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी काम के लिए. अथॉरिटेरियम, जो काफ़ी ऊपर लेवल के होते हैं, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी चलाते हैं, जैसा उनको ठीक लगता है वो ऐसा करते हैं और पब्लिक का नहीं सोचते. सो दीज आर ऑल द इश्यूज दैट यू मस्ट नो. देन अब हम बात, वो तो आ गया था पब्लिक सर्विस के बारे में. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में. प्रॉपर्टी जो वर्ड है इट्स फ्रॉम लैटिन मीन्स गुड. प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज डिफाइंड एज हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड एथिकल और मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस. जब भी आप गवर्न करें तो आप में एथिकल और मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए. इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया पब्लिक सर्विस क्या होती है, ताकि आपको पता चले. फिर मैंने आपको पढ़ाया कि उसके बाद इशूज़ क्या हैं, क्योंकि इशूज़ पता है तभी हमें पता है कि कितने एथिकली और मॉरली हम इन इशूज़ को टैकल कर सकते हैं. देयरफॉर गुड वैल्यूज इन गवर्नेंस आर ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी. देखो जो आपके इशूज़ हैं वही आपकी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी और वही वे फॉरवर्ड भी होंगी. ओके, प्रॉपर्टी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक एज वेल एज इन personal relations. It includes honesty and decency of a person or organization in applying their moral principles in personal and public life. और गवर्नेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस. सो मतलब गवर्नेंस इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये डिसीजन उतना ही 100% करेक्ट होगा जितने करेक्ट वैल्यूज होंगी, ठीक है, और जितना हमारे पास जितनी करेक्ट वैल्यूज होंगी और जितना जो यूज है इन वैल्यूज का वो अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी में किया गया होगा. ओके, अब इसका भी फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, इसमें क्या बोलते हैं, कोटरले बोलते हैं ट्राइड्स ऑफ किंग एंड वेज टू स्टॉप द करप्शन. ही हैज आल्सो रिटन अबाउट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स. तो मतलब कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि ऐसी चीज़ें आपकी गवर्नेंस में होनी चाहिए ताकि गवर्नेंस करने में आपको ईजी हो और ट्रांसपेरेंट हो. एक तो ईजी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक फेथ या गुड में हो. सो दैट इज़ वाई जो अर्थशास्त्र है उसमें ये लिखा गया है कि कब कब राजा को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और कब कब ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो राजा बनने के लायक होते हैं. थॉमस हॉब्स ने कहा था, लिंक कंसेप्ट ऑफ, उसने एथिक्स को विद रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन स्टेट एंड कॉमनवेल्थ, उन्होंने इसको रिलेट किया था. कांट ने मेक द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी सेंट्रल टू मोरालिटी, उन्होंने बोला था कि ड्यूटी तो है ही है, ड्यूटी इसको एक सेंटर बनाता है और ये कैसी होनी चाहिए, मोरालिटी बेस्ड होनी चाहिए. ओके, देन मैक्स वेबर का तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन उसमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस के थोड़ा सा उसके कॉन्ट्राडिक्शन में था, लेकिन यस जो उसका वो था प्रिंसिपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1912 में सही था. मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. अब मॉडर्न व्यू पॉइंट बोलता है इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको बोला कि लोगों ने अपने राइट्स और रिसोर्सेज गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए हैं ताकि गवर्नमेंट उनको बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे. अगर गवर्नमेंट फेल होती है टू सिक्योर देयर नेचुरल राइट्स, द पीपल हैव एवरी राइट, ठीक है, टू चेंज द लीडरशिप थ्रू इलेक्शंस और अदर मीन्स इंक्लूडिंग. ओके, अब है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हमारी गवर्नेंस गुड है तो उससे होगा क्या, करप्शन खत्म हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारा एक स्मूथ एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, हमारे ई गवर्नेंस टूल जो है उनको इंप्लीमेंट करने में हमें बहुत ईजी हो जाएगा. बिल्ड्स अप ट्रस्ट ऑन स्टेट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है. ओके, एनहांसेस सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट अमंग द पीपल. सो दिस इज
प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, अगर हम बात करें अब पब्लिक लाइफ की, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ इज द स्टैंडर्ड दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दोज इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू द पब्लिक ऑफिस टू ऑब्जर्व एंड मेंटेन इन देयर कंडक्ट। अब क्या है, एक तो आ गया हमारा गवर्नेंस में तो होगी, अब हम पढ़ने पब्लिक लाइफ में प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। प्रॉपर्टी का मीनिंग है जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमारा जो डीएम है या डीसी है वो कैसा होना चाहिए, हमारा तहसीलदार कैसा होना चाहिए। सो उसमें उसमें क्या होता है, is an essential and vital requirement for an efficient and effective system of governance for sustainable development। इसमें क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ, जो उसको मतलब सोसाइटी ये बोलती है कि जो भी ऑफिसर है वो एज पर रूल ऑफ लॉ चले, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस में वो बिलीव करे, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फलेसनेस, जस्टिस, ये तमाम चीज़ें उनको एक इलेक्टेड हो या अपॉइंटेड हो, जो भी ऑफिसर हो वो इसे एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी। अब है इश्यूज, प्रेजेंट सिस्टम में क्या इश्यूज हैं। इंडिया में तो दो चीज़ें हैं, एक लॉज हैं, ठीक है, ओके, जो हमारे लॉज हैं, और दूसरा है करप्शन, ठीक है, और ये दोनों चीज़ों से भी ऊपर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो इंडिया में बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ में जो बंदा जब जितनी हाइट पे जाता है वो उतने ही अच्छे तरीके के से लॉज को फॉलो करता है, लेकिन इंडिया में इसका उल्टा है, यहाँ पे इग्नोर किया जाता है उन लॉज को। सो दिस इज़ द इशू, करप्शन है, लॉज इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेयर नहीं है। सो ठीक है, दिस ऑल आर द इशूज़। Culture of indiscipline, untruth, no morality, both in public as well as in private life. It is true that instill a sense of discipline organization is, देखो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं आपको ना समझाता हूँ कि इशू है क्या। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो लॉज को फॉलो करते हैं और एक जो नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। जो ये लोग फॉलो करते हैं वो भी इंडिया में है और जो फॉलो नहीं करते वो भी इंडिया में है। इन लोगों को, इन जो जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जो लोग लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जस्टिस सर्व हो, जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में नहीं होता। दैट इज़ वाई हम ये बोलते हैं कि जो अच्छे लोग थे अब वो भी गलत साइड पे जाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अच्छे होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग गलत हो रहे हैं उनको जस्टिस सर्व ही नहीं हो रहा। जैसे कि रेप, अब हम रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो रेप्स के कॉन्विक्ट्स हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, अब उनको छोड़ दिया गया है, दे आर बीइंग रिलीज्ड। सो दिस इज नॉट गुड, ये रेप को बढ़ावा देंगे। रिसेंटली कोर्ट की एक जजमेंट आई है, कोर्ट ने एक जजमेंट नहीं दी है, कोर्ट ने एक व्यू दिया है, हम ये बोल सकते हैं उनकी एक ऑब्जर्वेशन है जो केरला कोर्ट ने दी है शायद। तो उसमें ये बोला है कि वुमेन ड्रेस पे उन्होंने शायद कुछ एक व्यू दिया है कि जो लड़कियां हैं उनको वैसी ड्रेस नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू हैरासमेंट। ओके, सो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज ये अच्छा व्यू नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लोग गलत लोग हैं ये उनको मोटिवेट करता है। सो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ फॉलो करता है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है और जो फॉलो नहीं करता है उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। दैट इज़ वाई इंडिया में ना तो डिसिप्लिन है ना ही लॉज के प्रति कोई हमारी जिम्मेदारी है। हाउ टू एंश्योर, अब हम कैसे एंश्योर करेंगे, एक क्लियर कट कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए और एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे कंडक्ट रूल्स होते हैं, लेकिन ये पूरे फॉलो होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। कैसे होगी ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल कर लो सारा। अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी, जस्टिस शुड बी सर्व्ड इमीडिएटली। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे है पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट, ये है तो है लेकिन इसका यूज़ भी होना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स होने चाहिए, करप्शन कम होनी चाहिए, उसके लिए जो हमारे लॉज होने चाहिए वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। It also created restrictions on lobbying efforts by the public official for a set of period after leaving public office. Ethics in government acts on the line of USA. देखो USA में क्या, it creates mandatory public disclosure of financial and employment history of the public officials and their immediate families. Okay. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, चैलेंजेस क्या है इसमें। हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग कम्युनिटीज, रिच और पोर, कोई बहुत ही रिच है तो कोई बहुत ही पोर है। रिच ने सभी लॉयर्स खरीद लेते हैं और पोर्स को इसलिए जस्टिस नहीं मिलता। नो इंसेंटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नो फेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। लैक ऑफ लीडरशिप, क्योंकि लीडर्स खुद ही करप्ट है तो क्या करें। पोर वर्क कल्चर, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ओके, इसको रहने दो। डिस्क्रिशन इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इट लीड्स टू डिस्क्रिशन, जिसका जो मन होगा वो वही फैसला लेगा। पोर एंड एम्बिगियस वैल्यू सिस्टम, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती हमारी वैल्यू सिस्टम पे, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब क्या, वेज टू इंप्रूव प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गलत चल रहा है, कुछ ऐसे वेज हैं जैसे वैल्यू एजुकेशन, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें जो है हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही हमें एक वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक वो बनता है, एक एटीट्यूड बनता है। वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के लॉज काफी स्ट्रांग होने चाहिए, एक हेल्दी वर्क कल्चर होना चाहिए। पीपल विद राइट एटीट्यूड मस्ट बी चूजन, मतलब कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटिव, अभी तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, इसके हमें जाके हमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में भी होना चाहिए, जहाँ पे लोग खुद अपने लॉज बनाए। गुड एंड एथिकल गवर्नेंस सिस्टम, ये हमारे होने चाहिए। देखो 3 लेवल पे एथिक्स चाहिए, एथिक्स स्टैंडर्ड्स एक अपेक्स लेवल पे, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए,
और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और ये बड़े ही क्लियरिटी डिफाइंड होनी चाहिए इनकी। अब है सर्टन स्टेप्स टू इनकलकेट प्रॉपर्टी अमंग पॉलिटिशियंस, तो इनका तो आपको पता है इनको क्या, इनको मैंडेटरी इनको होना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज एंड बिजनेसेस, ताकि हमें पता चल सके कि ओवर द पीरियड एक पॉलिटिशियन ने क्या क्या असेट्स बना दिए हैं। जैसे कि हमारे जो सीएम ऑफ त्रिपुरा इज वन ऑफ द पोरेस्ट इन टर्म्स ऑफ द असेट्स अगर हम बात करें, ठीक है। डेडिकेटेड यूनिट टू ओवरसी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियंस भी होना चाहिए, ओके। पार्लियामेंट्री कंडक्ट एथिक्स मस्ट बी टॉट टू एमपीज, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं उनको काफ़ी लोग देखते हैं। सो अगर ये अच्छे होंगे तो नीचे जो है इनका जो डाउन ड्रॉप इफेक्ट होता है एथिक्स में लेके या वैल्यूज़ को लेके, वो बहुत ही अच्छा होगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एमपीज कमिंग इनटू वेल, पार्लियामेंट चल रही है तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इलीगल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें, अब इसमें लास्ट मेन चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। मुझे लगता है शायद मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एक बार ये देख लीजिए डिफरेंस। कोड ऑफ एथिक्स का द सेट ऑफ द वैल्यू विच इन्फ्लुएंसेस अवर डिसीजन मेकिंग, दीज आर द सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न्स अवर एक्शंस। यहाँ पे एक्शंस की बात की जाती है और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है। ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, और ये इट सीक्स द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर और इट्स प्रिवेंट नेगेटिव बिहेवियर। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल जो है वो हमें गलत करने से रोकते हैं। दिस इज यूनिवर्सल, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन योर, आपको क्या काम करते हैं हम। मॉरली बाइंडिंग एंड वॉलंटरी नेचर, लीगली एनफोर्सेबल, अगर गलत करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वाइड रेंजिंग एंड नॉन स्पेसिफिक, दीज आर लिमिटेड रेंज, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी के कंडक्ट रूल्स होंगे। एंड स्पेसिफिक इन नेचर, यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टिंग प्राइवेट गिफ्ट्स, यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एम्पैथी हमें होनी चाहिए, और यहाँ पे है कि हमारे एक्शंस में ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे एक्शंस की बात की जाती है, यहाँ पे बिहेवियर की बात की जाती है। सो गाइस विद दिस लेक्चर 10 जो है ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। आपका थ्योरी सारा मैंने क्लियर हो गया है। अब हम केस स्टडीज करेंगे, ओके। सो आई थिंक आपको एथिक्स समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। सो गाइज आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके। सो मुझे लगता है, और हमें ये भी बताएं आप कि जो मेरा ये एक एक्सपेरिमेंट ही था कि जो सीरीज़ है वो एक ही बार में सारे लेक्चर्स आ जाएँ, 1 to 10 सभी लेक्चर अपलोड हो जाएं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको लेके आप क्या सोचते हैं, या आपको लगता है कि मुझे एक एक करके ही लेक्चर्स डालने चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हो, डू टेल मी। और इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके और वो इसका फायदा ले सके। दिस सीरीज इज इनफ फॉर यूपीएससी एज वेल एज जेकेएएस। और अभी मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मेरे नोट्स हैं, ओके। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, सो डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। सो विद दिस गाइज थैंक यू सो मच। और अभी मैं इसके बाद केस स्टडीज़ पे मेरी सीरीज़ आ जाएगी, वो 2 या 3 लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरी केस स्टडीज़ रहेंगी उनको मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, ओके। सो थैंक यू गाइज, और इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।